हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया है, सब अच्छे से चल रहा होगा। चलो, अच्छी बात है, अच्छे ही रहने चाहिए, अच्छे ही चलने चाहिए। ठीक है, तो देखो बच्चों, हम आज के लेक्चर की बात कर लेते हैं। और आज का लेक्चर है वो अपना किस पे होने वाला है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे होने वाला है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि अपना जो लास्ट वाला लेक्चर था, ठीक है, उसके अंदर हमने स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कशन कर लिया था। थोड़ा बहुत टाइप्स हमने देख लिए थे स्पेक्ट्रम के। दो टाइप के होते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिए थे। आगे एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम, उनको भी हमने डिस्कस कर लिया था। चलो, तो आज हम चेक करने वाले हैं हाइड्रोजन एटम के लिए जो स्पेक्ट्रम होता है वो कैसे बनता है, क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो चलो, समय गवाए बगैर हम सीधा लेक्चर आज स्टार्ट कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो इधर बेटा, कि जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम क्या होते हैं ये हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है वो कैसे बनता है, तो सुनो। देखो, अपने पास हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन गैस से एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास करा दें, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब है करंट। ठीक है, तो अगर वो वहां से हम क्या करें, पास करें, तो जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है H2 गैस के, वो हाइड्रोजन के एटम्स में क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। और ध्यान से देखो, हम इलेक्ट्रिक एनर्जी पास कराएंगे तो वो एनर्जी, मतलब जो एटम्स बने उनमें इलेक्ट्रॉन है, वो एनर्जी लेके हाई एनर्जी स्टेट में पहुंचेंगे। और इस टाइप से हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, और आप जानते हो फिर एक्साइटेड स्टेट से फिर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो वापस लोअर एनर्जी में आएंगे या ग्राउंड स्टेट में आएंगे। तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रेडिएशन को क्या करेंगे, इमिट करेंगे। सिंपल सी बात है, जैसे इमिशन स्पेक्ट्रम में हमने देखा था, हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आता है तो एनर्जी क्या करता है, इमिट करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रेडिएशन क्या करेंगे, इमिट करेंगे। और इन रेडिएशन को फोटोग्राफिक स्क्रीन पर जब हम डालेंगे तो वहां पर हमें एक पैटर्न मिलने वाला है। उसी पैटर्न को हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम। तो वो किसका स्पेक्ट्रम बनेगा, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। बिकॉज, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कौन सी गैस में करवाया था, हाइड्रोजन गैस में। और हाइड्रोजन एटम क्या हुआ था, एक्साइटेड। तो हाइड्रोजन एटम एक्साइटेड हुआ है तो स्पेक्ट्रम भी किसका बनेगा, हाइड्रोजन एटम का। क्लियर है कि नहीं है बच्चों, समझ में आ गई? तो चलो, इन्हीं बातों को हम लिख भी देते हैं और आपको समझा भी देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहना कि when an electric discharge when an electric discharge passing passing through the H2 gas, ठीक है, then it dissociate into hydrogen atoms and it get excited तो सिंपल सी बात क्या है कि जब हम हाइड्रोजन जो गैस है उससे हम एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या करेंगे, पास करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट मान लो, वो पास करेंगे। तो ये हाइड्रोजन गैस है वो किस में डिसोसिएट हो जाएगी, हाइड्रोजन के एटम्स में। और देखो, एनर्जी अगर आएगी तो हाइड्रोजन जो एटम है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, जो ऑर्बिट है वहां पे, तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेंगे और हाई एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे। बोहर ने बताया था, याद करो, बोहर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन है एनर्जी गेन करके हाई एनर्जी में जाता है और लो एनर्जी में आएगा तो एनर्जी मीट करेगा। तो ये लो एनर्जी से कहां जाएगा, हाई एनर्जी में, क्योंकि ये एनर्जी को क्या करेगा, गेन करेगा। और हाई एनर्जी में जाएगा तो बताओ ये एक्साइटेड हो गया कि नहीं हो गया, यस कि नो? हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा तो ये एक्साइटेड स्टेट हो गई, ठीक है, उत्तेजित अवस्था हो गई। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम्स में डिसोसिएट टूट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा। क्लियर? जैसे कि मैं डायग्राम से आपको क्लियर कर देता हूं कि सपोज दैट हमारे पास ये है हाइड्रोजन का एटम, और इस हाइड्रोजन के एटम में ये क्या है, ऑर्बिट्स। ठीक है,
ये क्या है, ऑर्बिट्स। सपोज दैट यहां पर कौन है, इलेक्ट्रॉन है। जब हम हाइड्रोजन गैस से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करेंगे, करंट पास करेंगे, तो यहां पर ध्यान से देखो, ये जो हाइड्रोजन गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हाइड्रोजन एटम्स। तो बताओ ये कौन हो गया, हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो गई, डिसोसिएट हो गई। और हाइड्रोजन एटम में देखो, आप जानते हो हाइड्रोजन जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये एनर्जी को क्या करेंगे, गेन करेंगे, और अपनी लो एनर्जी स्टेट, यूं कह सकते हैं ये ग्राउंड स्टेट है, n=1, पहला शेल, पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो पहली n=1 को ग्राउंड स्टेट कहते हैं, स्टेशनरी स्टेट भी कह सकते हैं, ठीक है, हमने पहले भी बात की। तो ये एनर्जी लेगा यहां से, और एनर्जी लेके देखो हाई एनर्जी वाले स्टेट, तो ये सारे के सारे कौन है, हाई एनर्जी के। तो बताओ हाई एनर्जी स्टेट में जंप कर जाएगा। अब हाई एनर्जी होने के कारण आप सब जानते हो, जिसकी एनर्जी हाई होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, लो। तो ये वापस अपनी स्टेबिलिटी गेन करेगा, तो स्टेबिलिटी गेन करेगा तो हाई एनर्जी से कहां आएगा, लो एनर्जी में। अब लो एनर्जी में ध्यान से देखो, ये भी लो एनर्जी है, ये भी लो एनर्जी है, और ये भी लो एनर्जी है, तो ये यहां भी रुक सकता है, यहां से ये सीधा ग्राउंड स्टेट में भी वापस आ सकता है जहां से ये एक्साइट हुआ है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से ये क्या करेगा, ट्रांजिशन करेगा। क्लियर है कि नहीं है। और ट्रांजिशन करेगा तो ये देखो, हाई एनर्जी से लो में आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, इमिट, तो डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशन भी क्या करेगा, इमिट। और ये जो डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशन इमिट हो रही है, इनको फोटोग्राफिक स्क्रीन पर जब हम क्या करेंगे, डालेंगे, तो वहां पर एक स्पेक्ट्रम हमें मिलने वाला है, मतलब एक पैटर्न हमें मिलने वाला है। तो उसी पैटर्न को हम इस हाइड्रोजन एटम का क्या कह देंगे, स्पेक्ट्रम कह देंगे। समझ में आ गई बातें। चलो आगे की बात कर लेते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि हाइड्रोजन जो एटम है वो क्या हो जाएगा, एक्साइटेड। तो ये जैसे ही एनर्जी लेगा तो हम कह सकते हैं ये क्या है, एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम हो गया। क्या हो गया, एक्साइटेड H एटम। तो ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया है, ठीक है। तो ये है एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम। अब ध्यान से देखो, वही बात अभी अभी कही है, हाई एनर्जी में है तो अनस्टेबल होगा, वापस कहाँ आएगा, लो एनर्जी या ग्राउंड स्टेट में। तो अगली बात ध्यान से देखो यहां पर, ठीक है, कि when it come या jumps, when it come when it comes into the lower energy state, lower energy state or ground state, then it emits the electromagnetic radiation, electromagnetic radiation of different frequencies या वेवलेंथ कह सकते हैं, different frequencies or wavelength these gives a spectrum, on photographic स्क्रीन, ठीक है। तो ये हमें क्या करेंगी, फोटोग्राफिक स्क्रीन पर एक स्पेक्ट्रम देने वाली है, ठीक है। एक बार मैं समझा देता हूं कि व्हेन इट कम्स इनटू द लोअर एनर्जी स्टेट और ग्राउंड स्टेट, यानी कि ये एक्साइटेड हो गया तो अब ये इलेक्ट्रॉन है हाई एनर्जी से वापस कहाँ आएगा, लो एनर्जी में। तो जब इलेक्ट्रॉन या यूं कह सकते हैं ये एटम वापस लो एनर्जी में आएगा, तो व्हेन इट कम्स इनटू द लोअर एनर्जी, तो लोअर एनर्जी मतलब यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, और डायरेक्ट कहां भी आ सकता है, ग्राउंड स्टेट में भी आ सकता है। तो जब ये हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी या ग्राउंड स्टेट में आता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, देन
देन इट, इफ नहीं है बेटा, ये क्या है, इट है, देन इट इमिट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी यानी कि अलग अलग आवृत्ति या अलग अलग तरंग दैर्ध्य की क्या करता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनको क्या करता है, इमिट करता है। और अगर ये अलग अलग आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है, उनको उत्सर्जित करेगा, तो इनको जब हम किस पर डालेंगे, फोटोग्राफिक स्क्रीन पर, ठीक है, फोटोग्राफिक स्क्रीन पर हम जब डालेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, एक स्पेक्ट्रम मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है बेटा, स्पेक्ट्रम मिलने वाला है। आगे क्या बात समझ में क्लियर है कि नहीं, समझ गए। चलो इसके बाद में अगर हम बात करें अगला स्टार पॉइंट, तो वो ध्यान से देखो बेटा, अगला स्टार पॉइंट ये है कि ये जो स्पेक्ट्रम हमारे पास आने वाला है, ठीक है, ये जो अपने पास स्पेक्ट्रम आने वाला है, ये स्पेक्ट्रम है वो काफी सारी, ठीक है, जो शार्प लाइंस हैं, रेखाएं हैं, ठीक है, उनसे कंसिस्ट होने वाला है, ठीक है। और उन शार्प जो लाइंस हैं, ये जो शार्प लाइंस हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं, ठीक है। और वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स जो हैं, जैसे विजुअल रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन और इंफ्रारेड रीजन, इन रीजन से रिलेटेड होती हैं या उनमें प्रेजेंट होती हैं। क्लियर है। तो हम आगे ये लिख सकते हैं क्या कि द स्पेक्ट्रम consist with large number of sharp lines, ठीक है, which is lie in visible, ultraviolet, and infrared रीजन। क्लियर है बच्चों। तो इन रीजन से क्या होने वाली है, रिलेटेड होने वाली है, ठीक है, या इनमें प्रेजेंट होने वाली है, ठीक है। और इन्हीं लाइंस को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस कह सकते हैं, ठीक है। तो हम उसको आगे और डिस्कस कर लेंगे स्पेक्ट्रल लाइंस को। क्लियर। तो यहां तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। क्लियर है। तो एक काम करें, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं और इसका स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है, ले लिया। चलो हम आगे बढ़ते हैं, अब किसको चेक करेंगे, हाइड्रोजन जो स्पेक्ट्रम है उसको हम पर्टिकुलर क्या करने वाले हैं, चेक करने वाले कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो होता कैसे है, कैसे बनता है। ये सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन है वो हाई एनर्जी से कहाँ आ रहा है, लो एनर्जी में आ रहा है। तो लो एनर्जी किसी में भी आ सकता है, देखो यहां भी आ सकता है, यहां भी जंप कर सकता है, यहां भी क्या कर सकता है, जंप कर सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को क्या करेगा, इमिट करेगा, ठीक है। तो अब हम ये चेक कर लेंगे कि कैसे इमिट करने वाला है, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहो बच्चों। तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है। चलो तो अब हम आगे देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, ठीक। तो ध्यान से देखते रहना, क्यों, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं अच्छे और काफी ज्यादा, ठीक है, और पूछे भी जा चुके हैं, ठीक है, एग्जाम्स में। तो इसको आपको ढंग से समझना है। तो देखो अगर हम बात करें किसकी, हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है ठीक है, वो एनर्जी लेकर के हाई एनर्जी स्टेट 2, 3, 4, 5, 6 और कहां तक जा सकता है, इन्फानाइट तक जा सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इधर मैं थोड़ा सा साइड में समझाता हूं आपको, इधर ध्यान से देखो भाई। कोई भी एटम होता है, इधर देखना कॉर्नर पे, कोई भी एटम होता है, इस एटम के न्यूक्लियस के अराउंड क्या होती है,
शेल या ऑर्बिट या कक्षाएं होती हैं, और ये कक्षाएं इन्फानाइट तक हो सकती हैं। क्लियर है कि नहीं? सपोज दैट हम मान लेते हैं कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, n=1 में है, ग्राउंड स्टेट में है, तो ये एनर्जी लेके देखो यहां भी जंप कर सकता है, यहां भी जंप कर सकता है, यहां भी जंप कर सकता है, और फाइनली ये कहां तक जा सकता है, इन्फानाइट तक जा सकता है कि नहीं जा सकता। तो n=1 को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारी जो है एनर्जी स्टेट है वो सारी इसकी क्या है, एक्साइटेड स्टेट। अब वो चाहे 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, इन्फानाइट तक कहीं भी जाए, सारी की सारी कौन सी है, एक्साइटेड स्टेट है। और ये इसकी क्या है, ग्राउंड स्टेट है, n=1। तो अब ध्यान से देखना, हम यहां जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाने वाले हैं उसको बड़े ध्यान से देखना। देखो हम यहां पर लेके चल रहे हैं कि लास्ट में हमारे पास कौन है, लास्ट में हमारे पास है कि सपोज दैट ये है n=1, यानी कि पहला जो शेल है, फर्स्ट शेल है, पहला कोश। अगर इलेक्ट्रॉन, देखो पहले के बाद कौन सा आता है, दूसरा, तो हम यहां ले लेते हैं कि ये कौन सा है, n=2, सेकेंड शेल, फिर n=3, फिर ऐसे ही n=4, ऐसे ही n=5, n=6, n=7, n=8, और फाइनली ऐसे ही हम फर्दर आगे जाएंगे तो n= कहां तक चलता जाएगा, इन्फानाइट तक। क्लियर है कि नहीं है, बात समझ में आ गई। तो हम मान लेते हैं कि ये कौन सी लाइन है, ये कौन सा शेल है, ये है इन्फानाइट शेल। ठीक है, आगे बढ़ते जाओगे तो ये इन्फानाइट कंडीशन पर चला जाएगा। फिर इसकी, तो ये है 8th नंबर का शेल, तो ये जो लाइंस हम बना रहे हैं ये शेल है, यूं मान के चलना। ठीक है, फिर ये कौन सा है, 7th नंबर का शेल है। क्लियर, फिर ये कौन सा है, 6th नंबर। तो ध्यान से देखते जाओ, ये शेल्स है, ठीक है, जिन्हें हम कोष कहते हैं या कक्षा भी कहते हैं। ये 5th नंबर, ये 4th नंबर हो गया। क्लियर है, चलो इसके बाद ये 3rd नंबर हो गया। ठीक है, इसके बाद ये 2nd नंबर शेल हो गया, और इसके बाद में ये 1 नंबर का शेल हो गया। ठीक है, चलो ये लो, तो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्या आ गए, सेल आ गए। अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, इन्फानाइट पे। इलेक्ट्रॉन इन्फानाइट से कहां आ सकता है, 1 में भी आ सकता है, लो एनर्जी। इलेक्ट्रॉन इन्फानाइट से 2 में भी आ सकता है, इन्फानाइट से 3 में भी आ सकता है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि देखो इलेक्ट्रॉन 1 में कहां से आ सकता है, हाई एनर्जी स्टेट 2 से 1 में आ सकता है, 3 में है तो 1 में आ सकता है, 4 में है तो 1 में आ सकता है, 5 से 1 में आ सकता है, 6 से 1 में आ सकता है। हाई एनर्जी स्टेट जितने भी उनसे डायरेक्ट आ सकता है, 1 में आ सकता है। अरे यस कि नो? तो अगर मान लो हम अगर बात करें, ठीक है, क्या करें, हम अगर बात करें क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो एक्साइटेड स्टेट में, अगर वो इन्फानाइट पे है, और अगर इन्फानाइट से सीधा कहां गया, n=1 में आ गया, तो बताओ हाई एनर्जी से कहां गया, लो एनर्जी में, तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करेगा, इमिट। अब मान लो इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में था, 8th नंबर के शेल में, तो 8 से भी सीधा कहां आ सकता है, 1 में आ सकता है। मान लो 7 में था तो 7 से भी कहां आ सकता है, 1 में आ सकता है। 6th में था इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड जो स्टेट है वो 6 थी, 6 से 1 में आ गया। 5th से कहां गया बेटा, 1 में आ गया। 4 से कहां गया बेटा, 1 में आ गया। 3 से कहां गया बेटा, 1 में आ गया। और 2 से कहां गया बेटा, 1 में आ गया। तो हाई एनर्जी स्टेट ये जो जितनी भी है उनसे डायरेक्ट वो कहां आ सकता है, 1 में। और अगर ध्यान से देखो, अगर किसी भी हाई एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है n=1 ग्राउंड स्टेट में, तो हमारे को यहां पर देखो डिफरेंट डिफरेंट जो लाइंस हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस, उनका एक पैटर्न मिल रहा है। तो फोटोग्राफिक जो स्क्रीन है उस पर इस टाइप का हमें क्या मिलने वाला है, एक पैटर्न मिलने वाला है। तो इस पैटर्न को हम एक सीरीज के नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं बेटा लाइमन सीरीज। कौन सी सीरीज कहते हैं, लाइमन। ठीक है, तो ये कौन सी सीरीज होगी बेटा, लाइमन सीरीज हो गई। लाइमन सीरीज कब बनती है, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हाई एनर्जी स्टेट से कहां जाए, n=1 में जंप कर जाए। किसी भी हाई एनर्जी स्टेट से कहां जंप करे, 1 में डायरेक्ट, तो वो कौन सी सीरीज बनाता है, लाइमन सीरीज बनाती है। तो वो लाइंस हैं, कौन सी सीरीज से रिलेटेड है, लाइमन सीरीज। अब ऐसे ही देखो,
इस बार मान लो कि इलेक्ट्रॉन है वो इन्फानाइट से 1 में नहीं आया, कहां रुक गया 2 में। तो 2 में कहां से आ सकता है? 2 में इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से 3 से 2 में आ सकता है, 4 से 2 में आ सकता है, 5 से 2 में आ सकता है, 6 से 2 में आ सकता है, इन्फानाइट से 2 में आ सकता है। मतलब यूं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट n इक्वल्स टू 2 में जंप कर जाए, यानी कि फर्स्ट में नहीं आए इस बार, सेकंड में जंप करे। तो ध्यान से देखो यहां से, ठीक है। तो ये है इन्फानाइट, इन्फानाइट से सेकंड, सेकंड का मतलब ये, तो यहां इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है। सेकंड देखो इन्फानाइट पे है, सेकंड में आ गया। और कहां से आ सकता है सेकंड में? ऐड से, ऐड से भी सेकंड में आ सकता है। 7 से भी कहां आ सकता है? सेकंड में। 6 से भी कहां आ सकता है? सेकंड में। 5th से भी सेकंड में आ सकता है, 4th से भी सेकंड में आ सकता है, और 3rd से भी कहां आ सकता है? सेकंड में आ सकता है। तो यहां भी देखो एक लाइंस का पैटर्न मिलने वाला है। तो ये जो लाइंस हैं ये एक सीरीज बनाती हैं, इस सीरीज को कहते हैं बामर सीरीज। कौन सी सीरीज कहते हैं? बामर सीरीज कहेंगे बेटा। अब अगर मान लो इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी स्टेट 2 में नहीं आ रहा, हाई एनर्जी स्टेट, किसी भी हाई एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी स्टेट किस में आ रहा है? 3 में। तो यहां से इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन कहां जंप कर जाए? यहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए n इक्वल्स टू 3 में। और कहां से आ सकता है 3 में? हाई एनर्जी स्टेट जो भी है, 3 को छोड़ दो तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और सो ऑन आगे इनफाइनाइट तक जितने भी हैं उनसे कहां आ सकता है? 3 में आ सकता है। तो इस बार ऐड से आ गया, फिर 7 से 3 में आ गया, 6 से 3 में आ गया, 5 से 3 में आ गया, और 4 से 3 में आ गया। क्यों? क्योंकि अब 3 तो है ही, तो हाई एनर्जी स्टेट कौन सी हो जाएगी इसकी? 4, 5, 6, 7, और लो एनर्जी स्टेट कौन सी है बेटा? 3। तो यहां तक जंप कर सकता है। तो ये भी देखो एक पैटर्न मिल रहा है, और ये जो लाइंस है वो एक सीरीज बनाती है, वो होती है पाश्चन। कौन सी सीरीज बेटा? पाश्चन सीरीज। तो पाश्चन सीरीज बनाती हैं ये लाइंस, ठीक है। अब ऐसे ही देखो, हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट कहां आ जाए? 4 में आ जाए। यानी कि जैसे इन्फानाइट से इलेक्ट्रॉन कहां पर जंप कर जाए? 4 में। 4 में और कहां से जंप कर सकता है? हाई एनर्जी स्टेट 7 से भी देखो ऐड से आ सकता है, 9 से आ सकता है, पर हमारे पास जो है वहीं से हम देख रहे हैं, तो 7 से यहाँ जाएगा, 6 से यहाँ जाएगा, और 5 से 4 में आ जाएगा। तो हाई एनर्जी स्टेट और भी है, वहां से डायरेक्ट कहाँ आ जाए? 4 में। तो यहाँ भी हमें डिफरेंट डिफरेंट जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनका एक पैटर्न मिलने वाला है, ठीक है। तो ये एक सीरीज का फॉर्मेशन करती हैं, ये सीरीज होती है ब्रैकेट। तो ये सीरीज कौन सी है? ब्रैकेट सीरीज है, ठीक है बेटा। ये कौन सी सीरीज बनाती है? ब्रैकेट सीरीज। ऐसे ही अब इलेक्ट्रॉन है हाई एनर्जी से कहां जाए? लो एनर्जी, n इक्वल्स टू 5 में जंप करे, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन कहां जंप कर सकता है? 5 में। और कहां से जंप कर सकता है? 5 को छोड़ दो तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, हाई एनर्जी किसी से भी डायरेक्ट कहां जाए? 5 में आ जाए, ठीक है। तो यहां 7 से 5 में आ गया, और 6 से 5 में आ गया। तो ये यहां भी देखो हमें डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न मिलने वाले हैं। तो ये जो लाइंस हैं वो एक सीरीज बनाती हैं, ठीक है। वो होती है फुंड सीरीज। कौन सी है बेटा? फुंड सीरीज, ठीक है। तो फुंड सीरीज में ये लाइंस आने वाली है, ठीक है। और लास्ट और देख लेते हैं कि इन्फानाइट या फिर हाई एनर्जी स्टेट से कहां आ जाए? लो एनर्जी स्टेट n इक्वल्स टू 6 में आ जाए। तो 6 में कहां से आ सकता है एनर्जी? 7 से 6 में आ सकता है, 8 से 6 में आ सकता है, 9 से आ सकता है, 10 से आ सकता है, 11 से आ सकता है। मतलब हाई एनर्जी से किसी से भी डायरेक्ट कहां जंप कर जाए बेटा? लो एनर्जी स्टेट 6 में। तो देखो 8 से 6 में आ गया, 7 से 6 में आ गया। तो यहां पर भी हमें क्या मिलने वाला है? पैटर्न मिलने वाला है स्पेक्ट्रल लाइंस का। तो इस स्पेक्ट्रल लाइंस का ये जो पैटर्न है, इसे हम एक सीरीज के नाम से जानते हैं, और वो है हम्फ्री। कौन सी है? हम्फ्री सीरीज, ठीक है बेटा। तो ये इस टाइप से क्या है, हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में क्या कर रहा है? ट्रांजिस्ट कर रहा है, ठीक है। अलग अलग लो एनर्जी स्टेट में अगर जंप करेगा हाई एनर्जी स्टेट से, तो हमें कुछ इस टाइप का क्या मिलने वाला है? एक जो पैटर्न है वो मिलने वाला है। और डिफरेंट डिफरेंट जो लो एनर्जी स्टेट है वहां पर जो स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही हैं
इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, तो उनसे रिलेटेड जो सीरीज हैं वो कौन सी हैं, ये है। ठीक है, डायरेक्ट 1 में आए तो लाइमन सीरीज बन रहा है, डायरेक्ट हाई एनर्जी से 2 में आए लो एनर्जी में तो बामर बनती है, हाई एनर्जी से अगर लो एनर्जी 3 में आए, एनर्जी स्टेट कौन सा है, n = 3 तो पास्टियन बनेगा। ऐसे ही लो एनर्जी स्टेट 4 में आए तो ब्रैकेट बनेगी, लो एनर्जी स्टेट 5 में आए तो फुंड बनेगी, और लास्ट में 6 में आए तो हम्फ्री बनेगी। क्लियर है बच्चों? अब यहां पर हम कुछ बातें देख लेते हैं। क्या इधर देखो कि ये जो लाइमन सीरीज है वो जिस रीजन से रिलेटेड होती है, मैंने कहा था कि ये डिफरेंट रीजन में लाई होती है, रिलेटेड होती है। तो लाइमन सीरीज है वो अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट रीजन, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट रीजन में ये आती है। क्लियर? इस सीरीज के लिए हम कुछ खास बातें और लिख लेते हैं। क्या कि लो एनर्जी स्टेट, लो एनर्जी स्टेट, लो एनर्जी स्टेट को हम डिनोट करेंगे बेटा n1 से। तो इसके लिए लो एनर्जी स्टेट n1 कितना हो गया 1, लो एनर्जी स्टेट कितना है 1। और अगर हम बात करें हाई एनर्जी स्टेट, हाई एनर्जी स्टेट, इसे हम एक्साइटेड स्टेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो लो एनर्जी स्टेट या एक्साइटेड स्टेट मतलब n2, ये कितना हो सकता है? तो देखो एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n = 2, सेकेंड मतलब 3, तो इसको छोड़ दो तो बाकी सारी एक्साइटेड स्टेट हो सकती है, या हाई एनर्जी लिखोगे और भी अच्छा है। तो हाई एनर्जी स्टेट क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, और सो ऑन इनफिनिट तक कुछ भी हो सकता है हाई एनर्जी का। सिंपल है, समझ में आ गई बात? चलो इसके बाद में हम बामर सीरीज की बात कर लेते हैं। तो देखो बेटा, बामर सीरीज जिस रीजन में आती है वो होता है विजिबल रीजन। कौन सा? विजिबल रीजन। ठीक है, तो जो बामर सीरीज है वो कौन से रीजन से रिलेटेड होती है? विजिबल रीजन से। तो ये जितनी भी लाइंस है वो विजिबल में आएंगी, मतलब हम इनको देख सकते हैं इन लाइंस को। वही बात n1 लो एनर्जी स्टेट, इसके लिए कितना होगा बताओ? लो एनर्जी 2, तो लो एनर्जी स्टेट 2 होता है, और हाई एनर्जी स्टेट n2, तो इसके लिए हाई एनर्जी स्टेट 3, 4, 5, 6 सब हाई एनर्जी है, तो यहाँ लिख सकते हैं 3, 4, 5, 6, 7 और इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें बेटा पास्टियन सीरीज, तो जो पास्टियन सीरीज है वो आती है इंफ्रारेड में। कौन से रीजन में? इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, इंफ्रारेड रीजन का मतलब होता है अवरक्त क्षेत्र। अल्ट्रावायलेट आप जानते हो पराबैंगनी क्षेत्र, विजिबल का मतलब दृश्य क्षेत्र। ठीक है, तो ये दृश्य क्षेत्र में होती हैं, ये अवरक्त क्षेत्र में होती हैं, और ये पराबैंगनी क्षेत्र में होती हैं। ठीक है, सेम इसके लिए अगर हम n1 की बात करें, लो एनर्जी स्टेट, तो आप खुद देखो लो एनर्जी स्टेट क्या है इसका 3, तो n1 तो हो गया 3, और n2 क्या हो गया बेटा 3 के लिए हाई एनर्जी स्टेट 4, 5, 6, 7, 8 और सो ऑन आगे, तो 4, 5, 6, 7, 8 और कहां तक? इनफाइनाइट तक चलता रहे। ऐसे ही अगर हम ब्रैकेट सीरीज की बात करें, तो बेटा ब्रैकेट सीरीज भी है वो कौन से में होती है? इंफ्रारेड में, इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन में होती है। इंफ्रारेड रीजन की बात कर ले, वही अवरक्त क्षेत्र। और अगर इसके लिए हम लो एनर्जी स्टेट n1 की बात करें, तो बताओ लो एनर्जी स्टेट कौन सा है इसका? 4, तो n1 कितना हो जाएगा इसके लिए? 4। और हाई एनर्जी स्टेट मतलब, हाई एनर्जी स्टेट मतलब 4 के लिए हाई एनर्जी कौन सा होगा? 5, 6, 7, 8 इनफाइनाइट तक, तो 4 इसके लिए 5, 6, 7, 8, 9 और इनफाइनाइट तक ये n2 हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें फुंड सीरीज की, तो ये फुंड सीरीज जो है ये भी इंफ्रारेड रीजन में होती है। किसमें होती है बेटा? ये भी इंफ्रारेड अवरक्त क्षेत्र में होती है। इसके लिए अगर हम किसकी बात करें, n1 लो एनर्जी स्टेट की, तो आप खुद देख सकते हो यहाँ फुंड सीरीज लो एनर्जी स्टेट 5 होगा। ठीक है, तो n1 इसके लिए कितना हो गया 5, और अगर इसके लिए n2 की बात करें तो बेटा 5 के लिए हाई एनर्जी स्टेट 6, 7, 8 और आगे तक इनफिनिट तक, तो 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है और इनफिनिट तक कुछ भी हो सकता है।
ठीक है, तो ये हाई एनर्जी स्टेट है। और लास्ट में अगर हम फ्री की बात करें तो ये होता है फार इंफ्रारेड। कौन से रीजन में? फार इंफ्रारेड। मतलब इंफ्रारेड का मतलब देखो अवरक्त क्षेत्र था, फार का मतलब ये धीरे धीरे अवरक्त क्षेत्र से क्या होती जा रही है, दूर, तो फार इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड रीजन। तो ये फार इंफ्रारेड रीजन से क्या होती है, रिलेटेड होती है। और इसके लिए अगर हम वही बात करें N1 की, तो बताओ लो एनर्जी स्टेट, सिंपल सी बात है बेटा, लो एनर्जी स्टेट इसके लिए कितना हो गया 6, और हाई एनर्जी स्टेट N2 की बात करें तो 6 के लिए 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 और इन्फानाइट तक कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? तो ये है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गई बात? ये क्या है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। क्लियर? N1 N2 क्या है समझा दिया मैंने। N1 को लो एनर्जी स्टेट मानेंगे, N2 को क्या मानेंगे, हाई एनर्जी स्टेट मानेंगे। क्लियर है? और कौन सी सीरीज कौन से रीजन से रिलेटेड होती है वो भी हमने समझा दिया है। कैसे बनती है ये भी ध्यान रख लेना। लाइमन सीरीज तभी बनेगी जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से कहां जंप करेगा, n=1 में। बामर सीरीज तभी बनेगी जब हाई एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन n=2 में जंप करेगा लो एनर्जी स्टेट में। पास्चन कब बनेगी, जब लो एनर्जी स्टेट 3 में जंप करेगा। तो ये फिक्स है, ध्यान रखना। क्लियर है? तो ये है बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, और हम यहाँ लिख देते हैं। एक्चुअल में ये जो डायग्राम है ये किसका है, तो ये जो डायग्राम है, ये जो फिगर है, ये है ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। क्लियर है? तो इस टाइप से जो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांजिशन कर रहा होता है। क्लियर है? बातें क्लियर हो गई, समझ में आ गई? जल्दी से एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलो हम आगे बढ़ लेते हैं। चल अब हम ये देखने वाले हैं कि यहां पर ये जो लाइंस आ रही हैं, ठीक है, इन लाइन से जो वेवलेंथ, यानी कि ये जो लाइंस आएंगी, रेडिएशन इमिट होंगी, तो जो इमिटेड रेडिएशन है उनसे रिलेटेड जो वेवलेंथ है, ठीक है, वो हम कैसे कैलकुलेट करें। तो अब हम ये चेक करते हैं कि वेवलेंथ जो इमिट होने वाली जो रेडिएशन है उसके लिए वेवलेंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो आगे, इसको मैं मिटा देता हूं। तो अब देखो, अगर मान लो हम स्पेक्ट्रल जो ये लाइंस आ रही हैं, ठीक है, कौन सी, ये जो लाइंस आती हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस कह रहे हैं। अगर हम स्पेक्ट्रल लाइंस को, ठीक है, किसके फॉर्म में एक्सप्रेस करें, वेव नंबर की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? वेव नंबर की फॉर्म में अगर हम क्या करें, एक्सप्रेस्ड करें, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आने वाला है बेटा। क्या आने वाला है? फॉर्मूला। एक्चुअल में उस फॉर्मूले को हम डेराइव भी कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा बहुत समझा भी दूंगा कि कैसे डेराइव कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप अगर उस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखें तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो देखो वो फॉर्मूला क्या है, इधर ध्यान से देखते रहना। अब इसको मिटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है अपने। तो चलो बेटा, तो ध्यान से देखो आगे, इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना, ये काम का है। ठीक है, तो क्या है कि when the spectral lines, when the spectral lines are expressed in the form of wave number, ठीक है, वेव नंबर को हम न्यू बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, इन दी वेव नंबर देन, ठीक है, देन। तो वेव नंबर का जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो कैसे हम वेव नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि स्पेक्ट्रल लाइंस को हम किसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, वेव नंबर के फॉर्म में। और वेव नंबर याद करो, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने न्यू बार पढ़ा था।
न्यू आर एक्चुअल में क्या होता है 1/λ, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। तरंग दैर्ध्य का क्या होता है व्युत्क्रम होता है। तो न्यू आर इक्वल्स टू क्या हो गया 1/λ, और 1/λ को हम न्यू अपॉन सी भी लिख सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखो, न्यू फ्रीक्वेंसी होती है और न्यू इक्वल्स टू होता है c/λ। न्यू इक्वल्स टू क्या होता है c/λ। तो अगर मैं न्यू की जगह c/λ पुट कर दूं, क्या कर दूं c/λ, तो c से c कट गया तो बताओ 1/λ ही बच गया। तो इस फॉर्म में भी हम इसको क्या कर सकते हैं डिनोट कर सकते हैं, तो न्यू अपॉन सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होने वाला है, तो ये इक्वल होने वाला है RH इंटू जेड स्क्वायर, RH इंटू जेड स्क्वायर ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आने वाला है, ठीक है। जब हम किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें स्पेक्ट्रल लाइंस को, वेव नंबर की फॉर्म में हम क्या कर दें एक्सप्रेस कर दें। अब यहां पे मैं आपको बता देता हूं कुछ काम की बातें। तो हियर, यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर कौन क्या है, यहां पर ध्यान से देखो, इधर जेड है। जेड आप सब जानते हो क्या होता है एटॉमिक नंबर, यानी कि अगर आपको कोई क्या दे एटम दे दे, जैसे Li+2, Li+2 हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया। कैसे, Li में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, वैसे Li में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, 3 में से 2 निकल गए तो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, और 1 इलेक्ट्रॉन बच गया तो बताओ ये हाइड्रोजन के जैसा ही हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन में भी कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन, सिंपल है। तो Z क्या होता है एटॉमिक नंबर, तो ये हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन में मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात कर लें तो N1 जो है, N1 ये हमने पहले ही पढ़ लिया, लो एनर्जी स्टेट, लो एनर्जी स्टेट, ठीक है। और N2 जो है ये क्या होता है बेटा हाई एनर्जी स्टेट, हाई एनर्जी स्टेट या एक्साइटेड स्टेट कह सकते हैं, ठीक है। लैम्बडा आप जानते ही हो, लैम्बडा क्या होता है वेवलेंथ, ये क्या होता है वेवलेंथ। न्यू बार का पता है ही, वेव नंबर ये देखो पहले ही लिख रखा है मैंने। न्यू फ्रीक्वेंसी होती है, और सी क्या होती है लाइट वेलोसिटी होती है, ठीक है। और ये सब पहले बता रखे। अब एक लास्ट पॉइंट जो बचता है काम का वो है बेटा RH। कौन बचता है RH, ठीक है। RH जो होता है इसे रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है बेटा। तो ये है रिडबर्ग कांस्टेंट। इस रिडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यूज होती हैं ध्यान से देखो, इस रिडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यूज होती हैं तो वो क्या हो सकती हैं, एक तो 1.1 इंटू 10⁵ ये सेंटीमीटर इनवर्स में, ठीक है। ऐसे ही अगर हम मीटर में बात करें तो 1.1 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स में, और ऐसे ही अगर हम एंगस्ट्रॉम में बात करें तो 1/912 एंगस्ट्रॉम, कई जगह 911 भी लिखा होता है, तो ये 1/912 एंगस्ट्रॉम होता है। तो इन तीनों यूनिट्स में इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो ये RH की क्या है वैल्यू है, रिडबर्ग कांस्टेंट होता है। तो RH की वैल्यू तुम्हें पता होगी, Z आपको क्वेश्चन में देगा, N1 और N2 आपको क्वेश्चन में मिलने वाले हैं। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, देखो कई चीजें निकाल सकते हैं, वेव नंबर निकाल सकते हैं, लैम्बडा निकाल सकते हैं, जो रेडिएशन इमिट हो रही है उसकी क्या निकाल सकते हैं वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य हम निकाल सकते हैं, यहां से इमिट होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले से हम बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। जेड भी हम फाइंड कर सकते हैं अगर ये सब चीजें गिवन हो तो, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम काफी सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, इसलिए ये फॉर्मूला बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले को ध्यान से पढ़ लेना, क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो इस पे जो क्वेश्चन है वो बनते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो चलो ये है बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में यहां तक की बातें अपने क्या हो चुकी हैं कंप्लीट। ये फॉर्मूला मैं फिर से कह रहा हूं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखें, दिमाग में रखें ढंग से, ठीक है। चलो क्लियर है, जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके ले लिया, चलो
अब लास्ट में बेटा हम जो बात करने वाले हैं वो है स्पेक्ट्रल लाइंस की। यहाँ पे हम बार बार स्पेक्ट्रल लाइंस कर रहे हैं। तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस क्या है वो सुनो, वो समझो कि ये स्पेक्ट्रल लाइंस क्या है, ठीक है। और इनको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे कि स्पेक्ट्रल लाइंस को हम कैलकुलेट कैसे करें। तो ध्यान से देखो बेटा स्पेक्ट्रल लाइंस क्या है। चलो तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं किसको, स्पेक्ट्रल लाइंस को। तो ध्यान से देखो इधर स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। देखो हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखा था, एक बार मैं डायग्राम से फिर से बता देता हूं आपको कि यहां पर कौन था, हाइड्रोजन एटम था। और हाइड्रोजन एटम में ये क्या होती है बेटा, शेल। डिफरेंट क्या होते हैं, शेल। अरे यस कि नो, तो ये शेल्स है। अब ध्यान से देखो इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइटेड होकर के कहां चला गया था, एक्साइटेड स्टेट में, यस कि नो। अब ये एक्साइटेड स्टेट से यानी कि हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आएगा तो ये डिफरेंट क्या करेगा, ट्रांजिशन करेगा। देखो जैसे ये कौन सा है 1 2 3 4 5, 5 से 4 में आ सकता है तो एक ट्रांजिशन ये हो गया। 5 से 3 में आ सकता है, एक ट्रांजिशन ये हो गया। 5 से 2 में आ सकता है, एक ट्रांजिशन ये हो गया। 5 से 1 में भी आ सकता है, एक ट्रांजिशन ये हो गया। तो ये कई टाइप से क्या कर सकता है, डिफरेंट टाइप से ट्रांजिशन कर सकता है। बस इन्हीं ट्रांजिशन को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं। ये क्या बनने वाली है, लाइंस बनने वाली। तो ये डिफरेंट ट्रांजिशन जो हो रहे हैं ना, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं। क्लियर है। तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी कब, जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से कहां जंप करे, लो एनर्जी स्टेट में जंप करे। क्लियर है। तो फटाफट से हम लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। क्या स्पेक्ट्रल लाइंस क्या होती हैं कि when an electron jumps from high energy state to low energy state, then यहां पे मैं अलग लिख देता हूं मैन से, then it will, then it undergoes different transition, ठीक है। these are called spectral lines. These are called spectral lines. तो ये डिफरेंट जो ट्रांजिशन हो रहे हैं बेटा, ठीक है। अभी मैंने समझाई हाई एनर्जी स्टेट से कहां जंप करेगा, लो एनर्जी स्टेट में जंप करेगा। तो ये डिफरेंट क्या करेगा, ट्रांजिशन। 5 से 4, 5 से 3, 5 से 2, 5 से 1। तो ये जो डिफरेंट ट्रांजिशन है, बस इन्हीं ट्रांजिशंस को हम क्या कर रहे हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस कह रहे हैं। समझ में आ गई होगी बात। तो यही स्पेक्ट्रल लाइंस। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखो स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। तो स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो ध्यान से देखो बेटा स्पेक्ट्रल लाइंस जो हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, ऐसे n2 माइनस n1, n2 क्या है, हाई एनर्जी स्टेट, माइनस n1 क्या है, लो एनर्जी स्टेट, ठीक है। तो n2 माइनस n1 फिर ब्रैकेट n2 माइनस n1 प्लस 1, ठीक है। और डिवाइड बाई क्या कर दें 2। तो ये क्या आ गया, स्पेक्ट्रल लाइंस। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे भी डिनोट कर सकता हूं, देखो n2 माइनस n1 ये क्या है, चेंज, फाइनल माइनस इनिशियल। n2 क्या है, हाई एनर्जी, n1 क्या है, लो एनर्जी। और फाइनल में से हमने इनिशियल, लास्ट वाले में से फर्स्ट वाला
लेस किया है तो इसे चेंज बोलते हैं। तो इसे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, डेल एन भी लिख सकते हैं, यानी कि एन का चेंज। ठीक है, तो ये हो गया डेल एन। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, ये हो गया डेल एन, और ब्रैकेट ये भी क्या हो जाएगा बेटा, डेल एन, ये भी n2 माइनस एन एन, और प्लस 1 और डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये भी क्या हो गई, स्पेक्ट्रल लाइंस, ये भी क्या हो गई, स्पेक्ट्रल लाइंस। तो ये फॉर्मूला आप स्पेक्ट्रल लाइंस को कैलकुलेट करने में क्या कर सकते हो, ठीक है, यूज कर सकते हो। ये अच्छा लगे तो ये कर लो, ये अच्छा लगे तो ये कर लो। ठीक है, तो ये स्पेक्ट्रल लाइंस हो गई। बट एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि किसी सीरीज से रिलेटेड हमें क्या बताओ, स्पेक्ट्रल लाइंस बताओ, कि पर्टिकुलर इस सीरीज से। ठीक है, तो अब हम अगर आपको सीरीज का नेम दे दे और उसके लिए स्पेक्ट्रल लाइंस पूछे, तो उसके लिए हम अलग फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, तो वो ध्यान से सुनना। द स्पेक्ट्रल लाइंस ठीक है, द स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर ए पर्टिकुलर सीरीज। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर सीरीज के लिए अगर हमें क्या करना हो, स्पेक्ट्रल लाइंस निकालना हो, ध्यान से सुनना, किसी पर्टिकुलर सीरीज के लिए हमें क्या निकालना हो, स्पेक्ट्रल लाइंस निकालना हो, तो स्पेक्ट्रल लाइंस का जो फॉर्मूला होता है, स्पेक्ट्रल लाइंस, तो इस स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान से सुनना, स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला होता है बता N2 क्या होता है, हाई एनर्जी स्टेट, जहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो लो एनर्जी में जंप करेगा, तो ये हो गया N2, और माइनस ये होता है सीरीज लाइन। ठीक है, सीरीज लाइन। ठीक है, सीरीज लाइन क्या होती है N1 ही होती है, तो N2 माइनस क्या कर दो आप, सीधा N1 कर दो। ठीक है, सीरीज लाइन कर दो, सीरीज नंबर कर दो। ठीक है, जैसे लाइमन सीरीज के लिए सीरीज नंबर कितना होता है, 2 या 1, बॉमर के लिए 2, पास्चन के लिए 3। तो यहां सीरीज लाइन या सीरीज नंबर एक ही बात है, सीरीज लाइन बोल दो या सीरीज नंबर। तो ये यहां तक की बातें बेटा क्या हो चुकी हैं, कंप्लीट। तो ये किसी पर्टिकुलर सीरीज से रिलेटेड क्या है, स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहां तक की बातें हमने कंप्लीट कर ली हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट और बचता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लो फटाफट से, फिर हम इसको खत्म कर लेते हैं आज के लेक्चर को। क्लियर है, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो इसका, फिर हम आगे बढ़ लेते हैं। चलो हो गया बच्चों, चलो तो इसको हम मिटा देते हैं। चलो यहां पर ध्यान से देखो, तो अब हम आईएमपी पॉइंट्स देखते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए क्या चेक करते हैं, आईएमपी पॉइंट्स। अब वो आईएमपी पॉइंट्स क्या है वो ध्यान से सुनो। कई बार क्या है, क्वेश्चन में कुछ टर्म्स आ जाती है। ठीक है, जैसे आपको जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो कुछ ऐसे टर्म्स देगा जिनका जो मीन है, जिनका मतलब है, वो आपको जरूर पता होना चाहिए। अदरवाइज वो क्वेश्चन बहुत इजी होते हुए भी आपसे सोल्व नहीं होने वाला। तो उन टर्म्स का मतलब समझो आप पहले कि ये टर्म्स होती क्या है। ठीक है, चलो तो यहां पर ध्यान से देखो बेटा, अब जो हम बात करने वाले हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, और वो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, इधर देखो, आईएमपी। ठीक है, आईएमपी पॉइंट्स क्या हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन में आपको कहा जाए कि किसी सीरीज से रिलेटेड फर्स्ट लाइन बताओ, लास्ट लाइन बताओ। ठीक है, तो वो ध्यान से सुनना। तो अगर क्वेश्चन में आपके लिखा हुआ आ जाए कि लाइमन सीरीज की लास्ट लाइन कौन सी होगी, ठीक है, तो द लास्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज बिलोंग्स टू, तो कहां से बिलोंग करेगी, तो ध्यान से सुनना, N2 मतलब हाई एनर्जी स्टेट। हाई एनर्जी स्टेट कौन सा हो, जहां से जो लाइन आ रही है वो लास्ट हो।
तो ध्यान से सुनना, n2 क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। आप देखो किसी भी लाइन की किसी भी सीरीज की लास्ट लाइन जो है वो कौन सी होती है, इनफाइनाइट से आने वाली। जैसे लाइमन सीरीज है उसके लिए n1 है, इसकी पहली लाइन कहां से होगी, 2 से, पहली लाइन। सेकेंड लाइन कहां से होगी, 3 से। थर्ड लाइन कहां से होगी, 4 से। और लास्ट वाली लाइन कहां से आएगी, इनफाइनाइट से। तो किसी सीरीज की लास्ट लाइन कहां से रिलेटेड होती है बेटा, इनफाइनाइट से रिलेटेड होती है। बात समझ में आ गई होगी। चलो ऐसे ही अगर हम बात कर लें किसी सीरीज की फर्स्ट लाइन, द फर्स्ट लाइन ऑफ एनी सीरीज बिलोंग्स टू, तो n2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n2 इक्वल्स टू हो जाएगा n1 प्लस 1, n1 प्लस 1। अभी अभी मैंने एक बात बोली, जैसे लाइमन सीरीज कब बनेगी, जब इलेक्ट्रॉन कहां जंप करे, n इक्वल्स टू 1 में। अब पहला ट्रांजिशन कहां से हो सकता है, पहला ट्रांजिशन n इक्वल्स टू 2 से हो सकता है। 2 से इलेक्ट्रॉन कहां जंप कर सकता है, 1 में। तो बताओ फर्स्ट लाइन कौन सी हुई, 2 से 1 की। सेकेंड लाइन फिर 3 से 1 की, थर्ड लाइन फिर 4 से 1 की, और लास्ट लाइन इनफाइनाइट से। तो अब एक बात बताओ, फर्स्ट लाइन है वो कब बनेगी, जब इलेक्ट्रॉन कहां से जंप करे, 2 से। तो ये कैसे निकाल सकते हैं हम, n1 प्लस 1। बताओ लाइमन सीरीज की n1 कितनी है, 1 प्लस 1 कर दो तो कितनी हो गई, 2। तो बताओ 2 से आएगा इलेक्ट्रॉन, तो n2 कितना हो जाएगा, 2। तो 2 से इलेक्ट्रॉन 1 में आए तो वो फर्स्ट लाइन है। बात समझ में आ गई क्या। चलो तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां कंप्लीट होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट सेकंड क्या है देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट सेकंड है, ये फर्स्ट है। ठीक, क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ वर्ड देता है, जैसे अल्फा लाइन, किसी सीरीज की अल्फा लाइन, ऐसे ही किसी सीरीज की बीटा लाइन, किसी सीरीज की गामा लाइन, और किसी सीरीज की डेल्टा लाइन। क्लियर है बच्चों। तो ऐसे कुछ वर्ड आते हैं, इन वर्ड का मतलब क्या है मैं आपको बताऊं। अल्फा लाइन अगर आपको कहा जा रहा है, इसका मतलब ये है फर्स्ट लाइन। किसी सीरीज की ये कौन सी लाइन होती है, फर्स्ट लाइन। तो क्वेश्चन में अल्फा लाइन जैसे ही मिले जाए, दिमाग में आना चाहिए कि वो फर्स्ट लाइन होगी। बीटा लाइन का मतलब सेकेंड लाइन, गामा लाइन का मतलब थर्ड लाइन, डेल्टा लाइन का मतलब फोर्थ लाइन। समझ रहे हो बच्चों। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन में ये वर्ड आएंगे और क्वेश्चन घुमाएगा दिमाग को। अगर वर्ड का मतलब पता नहीं, क्या कर लोगे भाई, कुछ नहीं कर सकते आप। तो इन वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए। अगला स्टार पॉइंट थर्ड है। ठीक है, क्लियर है। अब देखो कई बार क्वेश्चन में आपको ऐसे देता है कि लाइमन सीरीज की थर्ड एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब मेन बात यह है कि थर्ड एक्साइटेड स्टेट में शेल का नंबर क्या होगा, यानी कि कौन से शेल से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। वर्ड तो आ गया एक्साइटेड स्टेट, पर आपको एन की वैल्यू थोड़ी पता है कि इलेक्ट्रॉन जंप कौन से ऑर्बिट या कौन से शेल से करेगा नीचे। तो एक्साइटेड स्टेट जब भी कह दे तो उसके लिए एन की वैल्यू कैसे निकालें। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, वैल्यू ऑफ एन फॉर एनी एक्साइटेड स्टेट। तो किसी भी एक्साइटेड स्टेट के लिए एन की वैल्यू कैसे निकालें, तो यहां से ध्यान से देखो एन की जो वैल्यू है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां हम लिखेंगे सीरीज लाइन या सीरीज नंबर, सीरीज लाइन। ठीक है, सीरीज लाइन का मतलब क्या हो गया, n1 ही हो गया। ठीक है, प्लस एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो सीरीज लाइन का मतलब क्या हो गया, n1। ठीक है, और उसमें क्या ऐड कर दो, एक्साइटेड स्टेट। जैसे एक एग्जांपल मैं समझा देता हूं, जैसे आपको कहा जाए लाइमन सीरीज की सेकंड एक्साइटेड स्टेट, तो n का वैल्यू क्या होने वाला है। तो इधर देखो बेटा, लाइमन सीरीज का मतलब क्या होता है, लाइमन सीरीज का मतलब है n इक्वल्स टू 1, इलेक्ट्रॉन ही आए। ठीक है, अब देखो सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोला है, तो बताओ
एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सीरीज लाइन कौन सी है? 1। n1 की वैल्यू देखो, सीरीज लाइन मतलब n1, और लाइमन सीरीज के लिए n1 1 प्लस एक्साइटेड स्टेट कौन सी बोला है? सेकंड मतलब दूसरी। तो 2 + 1 कितना हो गया? 3, यानी कि n की वैल्यू कितनी आएगी? 3। तो आप खुद देख लो, ये लो, ये n = 2 और ये n = 3। बताओ इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाए तो पहला एक्साइटेड स्टेट हुआ, एक्साइट तो यहां हुआ ना, ये तो लो एनर्जी है, हाई एनर्जी पहली है तो फर्स्ट एक्साइटेड, और यहां से यहां जाए तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में n की वैल्यू क्या है? 3, और वो कैसे निकल के आई है? सीरीज लाइन प्लस एक्साइटेड स्टेट, और सीरीज लाइन का मतलब क्या है? n1 ही। ठीक है। और लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि कई बार क्वेश्चन में आपको कहा जाता है लैम्बडा मैक्सिमम ऑफ एनी सीरीज रिलेटेड टू एनी सीरीज या बिलोंग्स टू एनी सीरीज, और लैम्बडा मिनिमम, ठीक है, फॉर एनी सीरीज। तो यहां पर ध्यान से देखो बेटा, जो लैम्बडा की वैल्यू है वो मैक्सिमम और मिनिमम होती है, ठीक है, किसी भी सीरीज के लिए। तो वो क्या है? तो यहां पर हम लिख सकते हैं लैम्बडा मैक्स, मैक्स का मतलब क्या है? मैक्सिमम लैम्बडा, ठीक है। लैम्बडा मैक्स ऑफ एनी सीरीज, लैम्बडा मैक्स ऑफ एनी सीरीज बिलोंग्स टू। तो अब ध्यान से देखो, लैम्बडा मैक्सिमम कहां से बिलोंग करेगी? तो इधर ध्यान से सुनना, n2 की वैल्यू उसके लिए कितनी होगी? बोलो, n2 की वैल्यू उसके लिए कितनी होगी? तो वो होगी सीरीज लाइन +1, ये होती है लैम्बडा मैक्स। अभी मैं समझाऊंगा सारा। तो बताओ इसके लिए n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? सीरीज लाइन का मतलब क्या हो गया? n1 + 1। तो अगर इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जंप करे? n1 + 1, यानी कि n2 स्टेट से कहां जाए? सीरीज लाइन, या यूं कह सकते हैं किसी पर्टिकुलर सीरीज के अंदर जंप करे, ठीक है, या लो एनर्जी स्टेट में जंप करे, तो उस निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए लैम्बडा क्या होने वाली है? मैक्स होने वाली है। जरा समझ लो, एक छोटा सा पॉइंट है, इधर ध्यान से देखो। सपोज दैट हमारे पास ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अराउंड ये हमारे पास क्या है? शेल्स। क्लियर है? समझ में आ गई? देखो ध्यान से, यहां पर ये देखो n = क्या है? 1, ये है n = 2, ये है n = 3, और ये है n = 4। बताओ इन, देखो ये लो एनर्जी है, ये हाई और ये हाई। सपोज दैट इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करे, तो देखो इन दोनों की एनर्जी में डिफरेंस कम है। एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप करे तो देखो ये लो एनर्जी, ये और हाई एनर्जी, तो हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जंप करेगा, तो बताओ यहां से जो एनर्जी इमिट होने वाली है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी क्या? यहां से यहां जंप करेगा तो यहां से इमिट होने मतलब जो रेडिएशन इमिट हो रही है उससे रिलेटेड एनर्जी क्या होगी? कम। तो जैसे जैसे हाई एनर्जी की ओर बढ़ते जाएंगे तो हाई एनर्जी से लो एनर्जी में जंप करेगा किसी पर्टिकुलर सीरीज के लिए, तो एनर्जी ज्यादा इमिट करेगा, क्योंकि हाई से कहां आना, उसको लो में आना है, तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी इमिट करेगा। क्लियर? तो यहां से यहां आएगा तो एनर्जी मिनिमम इमिट करेगा। और E = क्या होता है बेटा? hc/λ। तो अगर एनर्जी मिनिमम है तो बताओ लैम्बडा क्या होने वाली है? मैक्सिमम। तो मिनिमम एनर्जी कहां से कहां तक इमिट करेगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आई, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होता है? वही n1 + 1। देख लो, सीरीज लाइन प्लस एक्साइटेड स्टेट, सीरीज लाइन n1 प्लस एक्साइटेड फर्स्ट है तो 1 आ गई। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, देखो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फर्स्ट हो गया, तो यहां से यहां जंप करेगा तो एनर्जी कम से कम इमिट करेगा, तो लैम्बडा इसके लिए क्या होने वाली है? मैक्सिमम। बात समझ में आ गई? और लास्ट पॉइंट, लैम्बडा मिनिमम ऑफ एनी सीरीज बिलोंग्स टू, तो कहां से बिलोंग करेगी? जब n2 क्या हो? इनफाइनाइट। n2 क्या हो बेटा? इनफाइनाइट, यानी कि इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से कहां जंप करे? लो एनर्जी स्टेट किसी भी सीरीज का जो भी है उसमें जंप करे। तो अब एक बात बताओ, आपको अभी बताया मैंने, यहां से और आगे जाएंगे तो बताओ ये कौन सा स्टेट आएगा? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट की एनर्जी बहुत ही क्या होगी? ज्यादा, क्योंकि ये लो एनर्जी हाई और
हाई, इन्फानाइट पे एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होगी। अगर सपोज दैट इन्फानाइट से सीधा कहां जंप करे, 1 में, तो 1 की एनर्जी सबसे कम, इन्फानाइट की एनर्जी सबसे ज्यादा, तो इन्फानाइट से 1 में जंप करेगा तो यहां से इमिट होने वाली जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होने वाली है। क्यों? क्योंकि ज्यादा एनर्जी इमिट करेगा तभी तो लो में आएगा। और अगर एनर्जी ज्यादा मीट कर रहा है तो बताओ वो ये सी अपॉन लैम्बडा, तो एनर्जी जिससे ज्यादा रिलेटेड होती है उसकी लैम्बडा क्या होती है? मिनिमम होती है। तो मैक्सिमम एनर्जी कहां से रिलेट होगी? इनफाइनाइट से, जब लो एनर्जी में आएगा। तो बताओ एनर्जी ज्यादा है तो लैम्बडा क्या होगी? मिनिमम। तो लैम्बडा मिनिमम कहां से रिलेटेड होती है? जब N2 मतलब हाई एनर्जी स्टेट क्या हो? इनफाइनाइट हो। और मैक्सिमम लैम्बडा किससे रिलेटेड होती है? किससे होती है? जब हाई एनर्जी स्टेट N2 क्या हो? N1 प्लस 1, और N1 किसी भी सीरीज की सीरीज लाइन होती है, सीरीज नंबर होता है। क्लियर है? तो ये बातें काम की हैं और क्वेश्चन में ये बातें मिल जाती हैं। अगर इनका मतलब आपको पता हो तो क्वेश्चन इजीली सोल्व होगा, अदरवाइज देखते रहो भाई, कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट कर लो जल्दी से। ओके तो देखो बेटा, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सारी बातें हम देख चुके हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यही क्या करने वाले हैं? स्टॉप करने वाले हैं। और इतनी देर आपने लेक्चर को ध्यान से देखा, इसके लिए आपको बहुत 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 बड़ा थैंक यू। ठीक है, पर ध्यान से देखो बेटा, लेक्चर्स आप ही के लिए हैं। आप इनको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर देखें, चीजों को समझें, आपको हेल्प मिलेगी क्वेश्चन सोल्व करने में। ठीक है, बाकी देखो हम मेहनत कर रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें भाई। ठीक है, इससे मेरे को क्या मिलता है? एनर्जी, मोटिवेशन मिल जाता है कि बच्चों को जो चीजें प्रोवाइड कराई जा रही हैं वो समझ में आ रही है। ठीक है बच्चों, बाकी सब आप समझदार हैं, लगे रहो, मेहनत करते रहो। ठीक है, मिलते हैं हम अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहें। ठीक है, बाय बच्चों।